हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल जो हम लोग क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए तो उसका आप आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत पुस्तक का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता। यानी जिस समय महाभारत ग्रंथ की रचना की गई थी ना, तो उस समय उसका नाम महाभारत नहीं था, जय संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ था कि ऋग्वेद में इंद्रदेव का वर्णन कुल कितनी बार किया गया है? तो कुल 250 बार, 250 टाइम्स। और फिफ्थ क्वेश्चन था कि दूध के उत्पादन में भारत का पोजीशन ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पर है? तो हमारा जो इंडिया है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है दूध के उत्पादन में। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए मुझे इसका सही या गलत जो भी आंसर आपको पता होगा जरूर बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, साम वेद का उपवेद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस क्षेत्र में सिचुएटेड है? और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि यूरेनियम खनिज बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो चलिए, आज का टेस्ट सीरीज 48 हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मिसलेनियस एंड विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मिसलेनियस को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं पहले भी बतला चुकी हूँ और हर बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि मिसलेनियस में आपको एक ही क्वेश्चन से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन का जानकारी आपको एक ही क्वेश्चन में प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करके यानी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो यह कथन किसका था? तो ऑप्शन नंबर डी KM मुंशी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 3 और 4 रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदी लाल तथा घनश्याम सिंह गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी BN राव। ये सब पहले भी हो चुका है फ्रेंड, इसलिए मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, समराइज करके बिल्कुल बतलाते जा रही हूँ ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना हो। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बात ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अगर कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये केशवानंद भारतीवाद जो 1973 का था, उसमें यह बेसिक स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का था, उसके जरिए। नेक्स्ट 8th नंबर है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? तो कुल 28 मंथ्स तक चला था। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना या नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। जबकि मादक पेयों के विभाग का निषेध करना यानी शराब दारू को छोड़ना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना तथा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही हो जाते हैं। बट ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो मौलिक अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार में भी यहाँ पर 16 वर्ष नहीं होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट 11th है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जब हमारा संविधान बना था तो ये मौलिक अधिकार था फ्रेंड, बस इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया संविधान संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट 12th है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम यानी प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? तो कुल 3 महीने के लिए। नेक्स्ट 13 की तरफ बढ़ रहे हैं।
कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो अवांछनीय आलोचना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में एटलीस्ट कितने वर्ष तक बिताने होंगे? तो 7 वर्ष। बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सरकार को। नेक्स्ट 16 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। ये सब पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पीकर का जब टॉपिक आया था लोकसभा के अध्यक्ष का टॉपिक उसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कमलनाथ को। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ रहे हैं 18 की तरफ कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट 19 है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालानुक्रम की पहचान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहली बात जो हुआ था, सबसे पहली जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, मतलब ईयर नोट करते चलिए 1953 में। उसके बाद फिर बना हरियाणा 1966 में। थर्ड पोजीशन पर इस सीरीज में हिमाचल प्रदेश आता है 1971 तथा सिक्किम 1975 में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग 20 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के कार्यकारी में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है कि भारत के संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों इंक्लूड होते हैं भारत के संसद में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के अधिकारों में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 22 का, यानी सभी चारों। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव तथा राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सब संसद के अधिकारों में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कि राज्यसभा का भी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। क्यों भंग नहीं होता? क्योंकि इसका जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो सदस्य होते, मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तथा नया मेंबर फिर से 1/3 मेंबर को लाया जाता है। इसी प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यूअस चलते रहता है, जिसकी वजह से कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, भंग नहीं हो सकता। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो मतलब कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ये लोकसभा की एज दी गई 25 ईयर्स, राज्यसभा की जो एज है वो 30 ईयर्स, और ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले सेट में डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली से। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति के जरिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। और देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पर मिसप्रिंट किया गया है, 4 की जगह पर 2 होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, ये सब मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना, ये भी कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट और सेकेंड। आप वहाँ पर सुधार लीजिएगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा। है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार वह है। तो आप यहाँ पर इसका ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आप बैक करके आप देख लीजिएगा। 27 है कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा योजना व्यय के अधीन आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2, 3 और 4 सब। रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन तथा पेंशन तथा उपदान। नेक्स्ट 28 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर बी संसद में है। नेक्स्ट 29 है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। यानी संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी ना, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से की गई थी। नेक्स्ट 30 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं भारत के महान्यायवादी, यानी कैग। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। 33 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा,
यानी केवल फर्स्ट सही है। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। इन 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 34 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उन्हें सूचना देनी पड़ेगी? तो एटलीस्ट 14 डेज। नेक्स्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के पूर्ण में सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर ए बहुमत के शासन यानी मेजोरिटी रूल को। नेक्स्ट 36 है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने राष्ट्रपति को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 एंग्लो इंडियन का चयन कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं करेक्ट हो जाएगा। सभी चारों यहाँ पर करेक्ट है। आप फ्रेंड थोड़ा सा मेहनत करके चारों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट 38 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति। 40 की तरफ बढ़ रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। 42 की तरफ बढ़ रहे हैं कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना दी गई है। ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट 43 है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट 44 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PVN राय समिति ये इंक्लूड नहीं है, जबकि LM सिंह, V अशोक मेहता और बलवंत राय समिति। और ये सब कब गठित की गई थी? अगर आपको इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन चाहिए तो प्रीवियस सेट आप मेरा पलट कर देख सकते हैं। नेक्स्ट 45 है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी? तो भाग 9 में वर्णित है। नेक्स्ट 46 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1, 2 और 3 जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत। 47 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन यानी द्विसदनीय व्यवस्था जिसे विधान परिषद कहते हैं वो नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है। और ये भारत के कितने राज्य में है? ये सब आप लोगों को हम लोग प्रीवियस सेट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है तो पलटिए मेरा प्रीवियस सेट और जाकर वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 79वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी केवल फर्स्ट और थर्ड यानी भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट राज्यपाल ही भेजता है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधायकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो चलिए बढ़ रहे हैं 50 की तरफ कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंधित है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2nd और 5th यानी राष्ट्रीय विकास परिषद तथा सांसद। 51 के बाद हम लोग 52 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय का उपबंध है? तो ये हमारी कौन सी अनुसूची में है? तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 10वीं अनुसूची में है कि दल बदल नियम को यहाँ पर कानून पर रोक लगाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के तत्व ये सब हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, ये सभी पढ़ चुके हैं, यानी वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में वोट प्राप्त करना। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी मैडम भीखा चिक्कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बिल्कुल गलत है। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर बोलेंगे तो वो एनी बेसेंट थी। अगर प्रथम भारतीय महिला बोलेंगे तो वे हो जाएंगी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 55 के बाद हम लोग 56 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा नहीं दिया गया। कितनी भाषाओं को दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। नेक्स्ट 57 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ कि भारत में अविश्वास यानी नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला नंबर है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई वर्णन नहीं है, और दूसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों बातें सही है। नेक्स्ट 59 है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट 60 है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न किया गया है? तो ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है डेमोक्रेसी। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो आप देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी नियंत्रण परिषद की जो स्थापना की गई थी ना, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की परमिशन दी गई। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। कब? तो यह की गई चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 62 की तरफ बढ़ रहे हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख विशेषताएं थीं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों विशेषताएं थी। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट 64 है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था उसका मुख्य मोटो क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। नेक्स्ट 65 यहाँ पर कथन और कारण है। कथन है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण था कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन तो सही है बट कारण इज रॉन्ग। नेक्स्ट 66 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट और सेकंड सत्य नहीं है। फर्स्ट है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, और सेकंड है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। बाकी सब जो है वो करेक्ट है। 67 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण का असर था। नेक्स्ट है कि उद्देशिका बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और थर्ड है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 68 की तरफ। 68 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है उसके बारे में बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सब के सब सही हैं कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तीलियां हैं, और अगर इसकी लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो की बात करें ना तो वो 3:2 आ जाता है। बट कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पर ब्रेथ इज टू लेंथ का रेशियो दे दिया 2:3, तो आप ऐसा नहीं कि इसको मतलब कि गलत करके आ जाइएगा। लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो है 3:2, और अगर इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो
ब्रेथ इच टू लेंथ का रेशियो हो जाता है 2:3, तो दोनों सही है। नेक्स्ट 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और सेकंड है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध था। नेक्स्ट 70 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन और कारण पढ़िए और बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है, बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 71 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिकल रिव्यू की प्रणाली है। तो चलिए 72 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ना 72 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं टिक लगाना भूल गई, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ रहे 73 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में भारत के संविधान के लक्षण हैं और वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं वो सब आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। देखिए मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन का संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट 74, यहाँ पर भी संवैधानिक प्रावधान है और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अगर विधि के शासन की बात करें तो वह इंग्लैंड से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान से। देखिए थोड़ा सा चीज़ का बस अंतर है, विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से, ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से लिया गया है। द विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की अगर बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 74 की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 75, सूचीबद्ध भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया मिलाना है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप वीडियो को बैक करके हुए मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन सही हैं। ये सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो वे संविधान के पार्ट 6 के ए में वर्णित नहीं है। किस में वर्णित है? तो 4 के ए में वर्णित है। नेक्स्ट 78, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी चतुर्थ संविधान की अनुसूची दी गई है कि चतुर्थ अनुसूची जो है ना उसमें राज्यसभा का वर्णन है। षष्ठम यानी 6th अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। अष्टम यानी 8 अनुसूची में भाषा का तथा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का। तो चलिए 79 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी शेयर बाजार की अगर बात करते तो संवर्ती सूची में नहीं आता है, वो संघ सूची में आता है। यानी शेयर बाजार पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। नेक्स्ट 80 की बात करें, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी केंद्र सूची के अंतर्गत आ रहा है जनगणना, ठीक है ना। राज्य सूची में आ रहा है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची में इंक्लूड है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा अवशिष्ट सूची में इंक्लूड है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो चलिए 81 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो सब के सब 1 2 3 4 5 सब। नेक्स्ट 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत का निर्वाचन आयोग 324 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 83 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी अनुच्छेद 14 की अगर बात करते हैं तो इसमें समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 74 की अगर बात करें तो इसमें मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन है और 368 में
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट 85, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग। 85 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 86 की बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में भारतीय संविधान का आर्टिकल तथा सूची 2 में विषय वस्तु आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 86 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी है। यानी आर्टिकल 54 की अगर बात करें तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 75 की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 की अगर बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति तथा आर्टिकल 164 में हमारे मुख्यमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 87 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। देखिए फ्रेंड, ये आर्टिकल से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल मतलब कि आपको दिमाग में स्किप कर जाना है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 70 न्याय के समक्ष समानता, सही बात है। 78 संसद का गठन, 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। और आर्टिकल 352 की अगर बात की जाए ना तो आपात स्थिति की घोषणा, कि ये पार्टिकुलर 352 में राष्ट्रीय आपात का बात किया गया है। आपात स्थिति की घोषणा जो है वो 352 से 360 में आ जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सही। नेक्स्ट 88 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान का जो चौथा भाग है वो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 यहाँ पर है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर जो उद्देश्य मतलब जो प्रस्तुत किया गया था, जो पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इसे कब मतलब कि आत्मपर्पित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट 91 है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले आ जाता है सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद और लास्ट पोजीशन पर स्थित में प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट 92 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ऑप्शन जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका सीरीज देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट 93 है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही है। यहाँ पर दिया गया कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत बात है। संशोधन किया जा सकता संविधान का। नेक्स्ट 94 है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष ये इंक्लूड नहीं थे, इसे बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना। संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो आप इसे मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिक के लिए सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों, आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट 96 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि संविधान में दिया गया आमुख, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही चयन है। नेक्स्ट 97 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नेक्स्ट 98 भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है कि जो भारत का जो संविधान एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में ही नहीं थी, ये सब बातें सही है। तो चलिए 99 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब के सब सही हैं। यानी भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत में बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है तथा भारत एक कल्याणकारी राज्य, बिल्कुल सही बात है। इस सीरीज का लास्ट 100 क्वेश्चन की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। तो फ्रेंड, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।